मैं सिर्फ सिंबॉलिकली करूंगा, फिर हम आगे आता है, ताकि हम करेंसी के बीच का, गोल्ड के बीच का, ट्रेड के बीच का, पॉलिटिक्स के बीच का और पूरी की पूरी इंटेलिजेंस के बीच के रिलेशनशिप को एक साथ समझ सकें। तो सरारी को हार जाता है, कलाई जीत जाता है, सबसे बड़ा परिणाम उसके हाथ में आ जाता है। उसके बाद 1857 से लेके 1757 से लेके 1857 के बीच में अंग्रेज पूरे के पूरे भारत को, जिसमें बर्मा, सारे के सारे स्टेट, श्रीलंका है, नेपाल है, इंडिया पूरा का पूरा है, वर्तमान पूरा का पूरा पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इस पूरे भूखंड के ऊपर एक छत्र राज्य अंग्रेज कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने ये जो भारत था वो जीता किससे? किससे जीता? मुगलों से, मराठों से, सिखों से, सिराजुद्दौला से, नवाबों से, या राजस्थान के राजपूतों से? किससे जीता? अमीरचंद से। किससे जीता? साठ गार्ड करके। उन्होंने ये पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा देश था 578 रियासतों, 578 जो किंग्स एंड प्रिंसली स्टेट्स थे, उनसे जीता। युद्ध कितने लड़े अंग्रेजों ने? टोटल 43। टोटल कितने राज्यों के कितने तंतु उनके जो ओपोनेंट थे वो सिर्फ 17 में। युद्ध 43 लड़े, ओपोनेंट उनके केवल 17 थे। उसमें 3 युद्ध कर्नाटका में है टीपू सुल्तान के साथ, 3 या 4 मराठा के साथ है, 2 या 4 सिखों के साथ है, बाकी के साथ हजरत रानी झांसी है वगैरह वगैरह, सब मिला के 17 ऑपोनेंट्स है। जो लड़े उनके किसी का कोई वंश जिंदा नहीं होती, जो भी लड़े उनका कोई वंश जिंदा नहीं। बाकी 562 ने क्या किया? समझौता। महाराजा पटियाला, महाराजा जींद, ग्वालियर, गुजरात के सौराष्ट्र और ग्रेट राजपूताना। क्या राजपूताना में किसी भी राजपूत राजा ने एक भी युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा? क्या गुजरात की किसी भी रियासत में एक भी युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा? तो वो व्यवस्था क्या थी, किस तरीके से ये सारे के सारे वो कर रहे थे उसमें? क्योंकि युद्ध तो नहीं हो रहे, बिना युद्ध के सरेंडर किया जा रहा है, बिना युद्ध के, और अगले 90 साल तक एक भी अपराइजिंग, ये जो सारे के सारे राजा हैं 566 राजा हैं, ये बचाए गए, इनमें से किसी ने कोई विरोध अगले 90 साल तक देश में नहीं किया। और जब अंग्रेज यहां से जाते हैं तो ये वापस ये 562 को 578 के 78 रियासतों को क्या कर देते हैं? सॉवरेन डिक्लेयर कर देते हैं। और साथ में एक और खेल करते हैं नेहरू के साथ, जिन्ना के साथ, उनको वो डोमिनियन स्टेटस देके चले जाते हैं। यहां से डिवाइन दोनों को बीच का अंतर में समझना पड़ेगा। और उन्होंने बड़े चालाकी से क्या किया, जो सेना थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो देगी डोमिनियन स्टेट को, नेहरू को, बस वो सारी पुलिस, सारी आर्मी उनको दे दी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे दिया, और जो सारी की सारी उनको दे दिया एक सिंबॉलिक टोटल कंप्लीट ऑटोनॉमी, सॉवरेन उनको डिक्लेयर कर दिया राजाओं। तो नेहरू और पटेल ने दोनों ने मिलकर सेना के माध्यम से पूरे भारत को रिकैप्चर करके एक डोमिनियन स्टेट के ऊपर कर दिया। अब डोमिनियन स्टेट और सॉवरेन स्टेट के बीच का तो सारे के सारे सॉवरेन सरेंडर हो गए, और केवल जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर इन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, जिसका अभी तक देश भक्त रहा है। उसके डिटेल में जाना अभी मुनासिब नहीं। अब इसके बीच में अंग्रेजों ने 1800, जब तक भारत गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब तक भारत गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा
कि भारत में किस वंश का राज है। कभी अशोक का है, कभी शक का है, कभी हुन का है, कभी मौर्यस का है, कभी गुप्ता का है, कभी गजनीस का है, गजनीस का अटैक हो रहा है, कभी गुलाम वंश का भी भारत के ऊपर राज हो रहा है, कभी मुगल भी कर रहे हैं, कभी खिलजी भी कर रहे हैं, कभी तुगलक भी कर रहे हैं और कभी अंग्रेज भी कर रहे हैं। धर्म बदलते रहे हैं भारत में, सत्ताएं बदलती रही हैं भारत में, सीमाओं राजाओं की सीमा बदलती रही है, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी विश्व की जीडीपी का 36% से नीचे कभी नहीं गई। वाव। तथ्य कहां से आए, फैक्ट कहां से आए, रिसोर्स कहां से आए। दुनिया में एक मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ जो आईएमएफ ने किया। वाव। एडिसन एग्नस इस प्रोजेक्ट का नाम है, बड़ी मोटी वॉल्यूमस है। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक डाटा पिछले 2000 साल का उसमें कंपाइल किया गया है, अलग अलग स्टैंडर्डाइज फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करके। उसमें एम्प्लॉयमेंट से लेके जन्म दर से लेके ट्रेड से लेके सारा का सारा पिछले 2000 साल का डाटा कंपाइल है 2020 तक का। उस प्रोजेक्ट के बेस पे बात कर रहा हूँ, यानी ये वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड फैक्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ। उसमें बढ़ोतरी कमी हो सकती है। अभी मैं सिर्फ फैक्ट्स में एग्नस मेरे पास बुक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो 1890 तक भी भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी का 22% है। अंग्रेजों का राज हो चुका, कंपनी का राज खत्म हो चुका है, अंग्रेजों का राज चालू हो चुका है। और 1890 से 1947 में भारत की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का गिर के 3% हो जाती है। कितना? 2%। शेयर इन ट्रेड जीडीपी। अब जीडीपी पे आ गए क्योंकि अंग्रेज आ गए। अब कहानी ये है कि अंग्रेजों ने 1890 में भारत का दुनिया में, भारत जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको पहली बार एंटर किया गया, चेंज किया गया, भारत में किया गया। भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड से किसमें कन्वर्ट किया गया? सिल्वर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया गया। और 1934 में भारत सीधा कन्वर्ट हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड से पेपर करेंसी, पेपर स्टैंडर्ड में। दुनिया में पहला देश जो पेपर स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड से निकल के स्टर्लिंग स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट हुआ, वो भारत है। कैसे? 1934 1857 में उन्होंने यहाँ बैंकिंग स्टार्ट की है, फिर उन्होंने पेपर करेंसी लाई है, पर इंडिया अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड पे और वो कंटिन्यू चलता जाता है। 1934 में अंग्रेज एक नया प्रावधान करते हैं, तो इंडिया की जो बैंकिंग है वो स्टैब्लिश करते हैं। वर्मा जी की डिटेल रिसर्च है जिसमें ये कहा जाता है कि भारत का जो रुपया है वो लगभग दुनिया भर की जो करेंसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो दुनिया भर में बनाए गए हैं, जितने भी करेंसी के लॉ अप्लाई किए गए हैं, उनके जो मानक और स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, वो उसका सारा कॉमनवेल्थ कंट्री के सारे स्टैंडर्ड्स को मैंने पढ़ा है वर्मा जी के साथ मिलकर। जो लॉ इंडिया में पास हो रहे हैं वो अमूमन वही लॉ पूरी दुनिया में पास हो रहे हैं। सारे के सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जहां ब्रिटिश अंपायर है, लगभग सेम स्टैंडर्ड बैंकिंग लॉस वहां अप्लाई किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भारत के मॉनेटरी लॉस का हिस्ट्री पढ़ लो, लगभग आपको दुनिया की हिस्ट्री भी पता चली जाती है, पूरा का पूरा आइग्लांस चलता है। तो जो यहाँ किया जा रहा है वो लगभग पूरी दुनिया में भी समझ